JI न्यूज, आपकी आवाज। और ईवीएम के ऊपर आम जनता को भरोसा नहीं। और लोकतंत्र एक सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उसमें आम जनता का भरोसा कम हो रहा है तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? छुट्टा पशुओं ने, आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया। मैंने देखा 8 साल के एक बच्चे को, 8 साल का एक बच्चा जिसको गुलजार ने गला पकड़ के और उसके जीवन को समाप्त कर दिया। तो आप ये समझो, क्या गरीबों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? क्या मजदूरों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? क्या किसानों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? जब आपने एक सांसद बनाया तो उसने पार्लियामेंट में जाके आपकी समस्याओं को बुझा कर रख दिया। चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे ब्रह्मानंद लोधी जी हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, सभी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक आखिरी सांस रहेगी, महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष जारी रहेगा। इस बात का आपको विश्वास है। उन अधिकारों को लूटने का काम अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रभु जन सम्मेलन के जरिए समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर, चिंतक, पत्रकार, तमाम लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। और जब हम उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे और वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेंगे, तभी आने वाले समय में यह हकवंचित समाज मुख्य धारा में आ पाएगा और अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, मैं पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाके प्रभु जन सम्मेलन को पूरा करने का काम कर रहा हूं। और 18 मंडलों में ये 18 सम्मेलन करने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया था। और 15वां सम्मेलन आज जो हम लोग बरेली में संपन्न करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, बरेली के इस कार्यक्रम में जिस तरह का उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में सभी लोगों के दांत खट्टे करते हुए गरीब जनता की मजबूत आवाज बनेगी और गरीब जनता के हक अधिकारों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हमने 5-6 मुख्य मुद्दे जिन पे चर्चा होनी चाहिए उनको रखा था। मैं आज आपके सामने भी उन मुद्दों को दोहराना चाहता हूं। पहला, ओबीसी की जातिवार गणना होनी चाहिए और पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको शायद जानकारी हो या ना हो, इस देश में पूर्ण जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में। और 1931 के बाद आज तक इस देश में संपूर्ण जनगणना नहीं हुई है। अगर जनगणना होती भी है तो SC/ST के लोगों की होती है। SC/ST के लोगों की जनगणना तो होती है, लेकिन ओबीसी और सामान्य जाति के और मुस्लिम समाज के और अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनकी गणना नहीं होती। आज हम लोग आजादी के 75 साल के भारत में हैं। देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। देश में सरकारें कहती हैं कि हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हाल है उसको जानने के लिए जातिवार गणना होनी बहुत जरूरी है। जब हमने इस विषय को उठाने का काम किया
और पार्लियामेंट में भी मेरे जरिए बार बार जातिवार जनगणना की बात हुई तो सरकार ने जातिवार गणना की घोषणा कर दी। लेकिन हमारी मांग है कि जातिवार गणना के साथ साथ उसमें आर्थिक आंकड़े भी जारी किए जाएं, जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएं कि किसके पास बस है, किसके पास ट्रेन है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास रहने के लिए मकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, किसके पास उद्योग धंधे हैं, किसके पास प्राइवेट रोजगार है, कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास छत नहीं है, कौन ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है और कौन ऐसा है जिनको सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोग सस्ता राशन 5 किलो राशन लेके देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा। तो जब जातिवार गणना होगी और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होंगे तभी ये जानकारी लग पाएगी कि देश में भूखा कौन सो रहा है और ऐसा कौन है जिसके घर 20-20 तरह के खाने बन रहे हैं, ऐसा कौन है जिसके जानवर भी एसी के कमरे में सो रहे हैं और ऐसा कौन है जो सड़कों पे, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, रेलवे स्टेशन के, पुलों के नीचे बिना कपड़ों के सो के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। देश ये मांग कर रहा है, समय आ गया है कि धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए और उसके लिए जातिवार जनगणना सबसे पहला कदम है। सम्मानित साथियों, क्या आप चाहते हैं जातिवार गणना हो और आप ये भी चाहते हैं कि जातिवार गणना होकर उसके आर्थिक आंकड़े जारी हों? प्यारे साथियों, मैं बात को बीच में रोकते हुए दोनों तरफ जो उत्साही नौजवान खड़े इनसे आग्रह करूंगा क्या तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएं, वरना मजबूरी में मुझे अपनी बात को रोकना पड़ेगा। जो इधर खड़े इनसे भी कह रहा हूं, चंद लोगों को पूरे लोगों के कार्यक्रम को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चाहे ये नौजवान ही आगे खड़े हुए 3-4 नौजवान हो और मैं कैमरे में इनको रखूंगा। जब भविष्य में ये किसी बात के लिए आगे आएंगे मेरे पास तो मैं इनको सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा कर दूंगा जो लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। मेरा काम है सब लोगों पर नजर रखना और गलत करने वाले को पीछे हटाना और काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाना। मैं जब आपके यहां हूं तो हर एक व्यक्ति पे मेरी नजर है, मंच में बैठे लोगों पे भी, जो जमीन पे बैठे उन पे भी और जो कुर्सियों बैठे उनके भी और जो प्रोग्राम को व्यवस्थित कर रहे हैं उनपे भी। इन सब लोगों पे मेरी नजर है जो प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मैं इन सभी लोगों से बात करूंगा। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, आप ये बताओ क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। बहुत शानदार बात है। और संविधान पे जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग ये थी उस प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे और बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई
जंग आजादी और मुसलमान, इन मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है, ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रबुद्धजन सम्मेलन कर रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो अखबार पढ़ा करो, टीवी देखा करो, आजकल फोन में सब कुछ आता है। अभी राज्यपाल ने मुझे बताया कि यही जसपुर में एक कश्यप समाज की हमारी 12 साल की बेटी को दरिंदों ने नोच करके सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने का काम कर दिया। ऐसी जानकारी मुझे दी गई। जब राज्यपाल ने मुझे बताया तो मुझसे कहा, भैया मैं वहां जाना चाहता हूं उस परिवार की मदद करने के लिए, और क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या पार्टी मेरी मदद करेगी? तो मैंने इनसे कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए। और मैंने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा कि जब राज्यपाल जी यहां उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आएंगे तो हमारी पूरी टीम को बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करके उनको विश्वास दिलाना है कि हम सब लोग उनके साथ हैं। सम्मानित साथियों, आज इतनी बुरी हालत है, जो जमीनें मिली थी पहले, उन जमीनों को लगातार छीना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। और यही नहीं, आम लोगों को ही नहीं, अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम करता है तो न्यूज चैनल का मालिक अगले दिन उसको निकाल देता है अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। ये पत्रकार साथी भी इस बात को जानते हैं। आज देश में पत्रकारिता का भी गला घोटा जा रहा है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया से ज्यादा आज नौजवानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अपने हाथ में माइक उठा लिया है और वो माइक उठा के गांव की खाटी पत्रकारिता, जिले शहरों की पत्रकारिता करने का काम कर रहे हैं। और जो काम मुख्य पत्रकार मीडिया नहीं कर पा रही है, उस काम को भी करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कई बार देखता हूं कि जिन विषय को मैं उठाता हूं और ग्रामीण पत्रकार उस विषय को दिखाने का काम करते हैं, बाद में बड़े बड़े चैनल्स भी वहीं से वीडियो उठा के उस खबर को चलाने का काम करते हैं। मैं पुनः मीडिया के, ग्रामीण क्षेत्रों के मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता के स्वरूप को बदल के रख दिया। हालांकि कई जगह यह भी देखा गया है कि कुछ पार्टियों से इन्फ्लुएंस होके एक तरफा भी खबरें चलाई जाती। इससे कम से कम इससे ये जो खाटी पत्रकार हैं ग्रामीण अंचल के, इनको बचना चाहिए। इनको इसलिए बचना चाहिए कि कल ही बिहार की घटना हमारे सामने आई है। एक पत्रकार साथी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, एनडीए की सरकार के मंत्री से सवाल पूछने का काम किया और उसका मंत्री जी ने, उनके लोगों ने उसका नाक तोड़ दिया। एक तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सरकार केंद्र की हमारी नाक कटवाने का काम करती है हमारे देश की, और दूसरी तरफ इनके मंत्री पत्रकारों का नाक तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कंपटीशन चल रहा हो कि कौन कितना बेहतर नाक तोड़ेगा और पत्रकारों को गड्ढे में झोंकने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, न किसी की बेटी के साथ, न उसकी जमीन के साथ, न उसके कारोबार के साथ। और ऐलानिया कह रहा हूं, दोबारा सुनो, ऐलानिया कह रहा हूं, ये तो कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में। जिस दिन कमान आजाद समाज पार्टी के हाथ में। कैसा राज? जैसे पेरियार साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे भी बेटियां कई किलोमीटर तक अकेले पैदल घूम के आ जाएंगी और सुरक्षित आ जाएंगी। ऐसा राज आएगा कि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होगी और उनको सशक्त किया जाएगा कि वो इतनी जेब में उनका पैसा हो कि वो अच्छा जीवन जी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी बीच में मुझे ये भी कहना है, यहां महिलाएं बड़ी संख्या में इधर बैठी हैं। बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, 90% जाता हूं गांव में, बहनों से, माओं से, बड़ी दादियों से पूछता हूं, हवाई जहाज में बैठ के देखा है? तो जवाब आता है ना। पूछता हूं हेलीकॉप्टर में बैठ के देखा है? तो जवाब आता है ना। पूछता हूं एसी वाली ट्रेन में बैठ के देखा है? 1% कहीं से हाथ उठ जाता है
और ये वो होती है महिलाएं बहनें जिनके पति या पिता या भाई नौकरी में हैं। बाकी 85, 80, 85, 90% महिलाओं ने जहां पैदा होती हैं लगभग उसी जिले में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस निकम्मी सरकारी व्यवस्था ने और पुरानी सामाजिक व्यवस्था ने इस देश में महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी और आज भी समाज उन बेड़ियों को काटने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर बेटियां डॉक्टर नहीं होंगी तो अपनी बेटी को, पत्नी को कौन सी महिला डॉक्टर को दिखाओगे, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अपने साथ साथ बदलाव के लिए, समाज में बदलाव हो, इसकी तैयारी के लिए बेटियों को भी बेटों जैसा मौका देना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी बेटियां पढ़ेंगी तो 3 पीढ़ियां सुधरेंगी। मेरी इस बात को भी सभी परिवारों को मानना चाहिए। सोचो, मां सावित्रीबाई फूले ना होती, मां अवंतिकाबाई लोधी ना होती, मां उदादेव पासी ना होती, मां झलकारी बाई ना होती, मां फूलन देवी ना होती, तो क्या महिला इस देश में आजादी की कीमत समझ पाती? नहीं समझ पाती। इसलिए हमें उन तमाम वीरांगनाओं को भी याद करना चाहिए जिनमें मां फातिमा शेख भी हैं और जिनमें मां फूलन देवी भी है, मां उदादेव पासी भी है। प्यारे सम्मानित साथियों, हमने आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट में मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था। अगर आपने गौर किया हो तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ये था कि जिस तरह से निजी क्षेत्रों को लगातार खत्म किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्रों को आप देखते होंगे लगातार सरकारी विभागों को बेचा जा रहा, सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा। इसलिए मैं बिल लेके आया था पार्लियामेंट में कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बिल मैं पार्लियामेंट में लेके आया था। आप बताओ, ये बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोबारा बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात। और चौथी हमारी पांचवी हमारी मांग थी, जो लोगों में चर्चा जिसपे हो, इस देश में एक समय ऐसा आया था कि मंडल की रिपोर्ट के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सरकार मंडल को रोकने के लिए कमंडल की राजनीति को आगे करके धर्म को आगे लेकर आ गई। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 40 में से 2 सिफारिशें लागू हुई और 38 सिफारिशें आज भी डब्बे में पड़ी हुई हैं। जब हम आंदोलन चलाएंगे तो मजबूर होके इन 38 सिफारिशों को लागू कराने का काम सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मंडल के कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? बच्चे को, बहन जी, क्या चाहिए? पानी चाहिए? क्या चाहिए उसको? मम्मी के पास। कोई इनकी मम्मी के पास भेजो, भेजो उठा के। कहां इनकी मम्मी? ये है, ऊपर को ले आओ, ऊपर को घुमा के ले आओ, जल्दी से ले आओ, दे दो, मां को सौंप दो। बेटा मां के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि मां में बेटे की जान बसती है और बेटे में मां की जान बसती है। इसलिए मां को सौंप दो। प्यारे साथियों, एक आखिरी बात मैं आपको, जो हमने प्रभुजन सम्मेलन के जरिए चर्चा में लाई है। प्यारे साथियों, आप अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं, जिनके अंदर गंभीरता नहीं है वो अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं। अच्छा बनने के लिए उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी। जो आगे 3-4 बच्चे खड़े हैं, उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे कहलाओगे। प्यारे साथियों, प्रभुजन सम्मेलन के जरिए हमारी जो आखिरी वो थी, उस पर मैं आपकी सहमति चाहता हूं। इस देश में लंबे समय से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के ऊपर आम जनता को भरोसा नहीं है। और लोकतंत्र एक सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उसमें आम जनता का भरोसा कम हो रहा है तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए?
ईवीएम के या बैलेट पेपर के? दोबारा बताओ जोर से। उसको ऊपर भेज दो, गर्मी बहुत, उसको इधर भेज दो, उसको उसकी मां को इधर बैठ जाएंगे, इधर भेज दो, भेज दो, इधर आप इधर आ जाएंगे, पानी पिलाओ इधर लिया। छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये 3-4 लोग इनको, ये कहां के बेटे, कहां के हो आप लोग, कहां के हो? पीलीभीत ना? अब तुम्हारी वजह से पीलीभीत के सारे प्रोग्राम कैंसिल होंगे और ये संगठन के लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हें 4-5 लोग बहुत गड़बड़ थी। सम्मानित साथियों, मैं आपको ये मां बेटे की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहते हो आप लोग? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? मैं अभी 2 दिन से बिजनौर में था, नगीना अपने लोकसभा क्षेत्र में, और अपने कमरे में नहीं था। कहां था? जंगल में। तरफ जंगल है, 3 किलोमीटर पे विशाल का जंगल, दूसरे प्रदेश का। 3 किलोमीटर के बाद क्यों गया? क्योंकि हमारे यहां हिंदी में गुलदार कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं लेपर्ड। लेपर्ड ने, जो आदमखोर लेपर्ड है, उसने पिछले 1-2 सालों में लगभग 50 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया। कितने लोगों को? जोर से बताओ। 50 लोगों को। इन 50 लोगों को जिनको मौत के घाट उतारने का काम किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। इनमें 50 के 50 में ना ही कोई विधायक के परिवार से है, ना ही कोई सांसद के परिवार से है, ना ही कोई डीएम के परिवार से है, ना ही एसएसपी के परिवार से है, ना एसडीएम के परिवार से है, ना एडीएम के परिवार से है, ना सीओ के परिवार से है। तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, सेक्रेटरी, एसएचओ, सीओ के परिवार से। सब कौन लोग हैं? गरीब, किसान, मजदूर। और निकलते क्यों हैं? अपने पशुओं के लिए चारा लाने, स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए। एक तरफ किसानों पे कुदरत की मार है। कैसे? हजारों बीघे जमीन तेज पानी के बहाव से कट गई। कुदरत की मार, न जमीन बची न फसल। फिर लंबे समय से छुट्टा पशुओं ने, आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत खेत में हुआ है, अब ये गुलदार की वजह से किसान खेत पे नहीं जा पा रहा। और बहुत बड़े पैमाने पे मेरे क्षेत्र में गरीब लोग दूध बेच के अपना घर चलाते हैं। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, तो वो पशु पालने वाले लोग, किसान मजदूर भी अपने खेत पे नहीं जा पा रहे। ये सोच रहे हैं कि जान को कैसे खराब करें, अपनी जान को कैसे जोखिम में डालें। मैंने देखा 8 साल के एक बच्चे को, 8 साल का एक बच्चा जिसको गुलदार ने गला पकड़ के और उसके जीवन को समाप्त कर दिया, मार दिया। अगले दिन एक और जगह पे गुलदार के ने 9 साल के एक बच्चे को मार दिया। उससे अगले दिन एक और जगह पे एक गुलदार ने एक मां को मार दिया उसकी बच्ची के सामने। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अब इसके खिलाफ मजबूत आंदोलन होगा। तो हमने 15 तारीख को जिलाधिकारी धरना किया, तो अधिकारी नींद से जागे, तमाम तरह के नए प्रयास किए गए। फिर रात को हमने कहा कि जहां गरीब लोग रह रहे हैं हम भी उन्हीं के बीच में रहेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई पंजा लगेगा किसी गुलदार का तो पूरी केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने। इसलिए किसी और की जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। मैं स्वयं वहां जाके जंगल में अपने साथियों के साथ रहूंगा, फिर जाके देखते हैं गुलदार पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। और आप देखो
रात को हम लोग रुके और सुबह ही एक गुलदार को, आलमखोर गुलदार को पकड़ने का काम हमारी टीम ने करवाया और वो गुलदार पकड़ा गया और लोगों के मन में संतोष पैदा हुआ। अभी भी कई गुलदार लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं और कल भी हमारी पूरी टीम पूरे दिन लगी रही। आज यहाँ सम्मेलन था, मुझे आना था, आज यहाँ से लौट के फिर जाके मैं उन गुलदारों को पकड़वाने के लिए फिर से जंगल की तरफ कूच करूंगा और जंगल में जाकर उन गुलदारों को पकड़वाने में अपना रोल अदा करूंगा। सम्मानित साथियों, आप ये समझो, क्या गरीबों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? क्या मजदूरों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? क्या किसानों की जान अहमियत नहीं रखती है क्या? देश का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और उनकी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी है। इनको गरीबों के खून से ये रंगी गई दीवारें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बचे हुए गुलदार हैं उनको पकड़वाने के लिए भी हम लोग जी तोड़ मेहनत करने का काम करेंगे और उन गुलदारों को पकड़वाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को देना है। यहाँ गुलदार है और बहराइच में भेड़िया है और कहीं पे छुट्टा पशु है, चारों तरफ से किसानों मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था कि 15-15 दिन तक डीएपी के लिए लोग खाना पानी लेके लाइन में लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएपी की यूरिया की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पा रही। सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जनहित के कामों के लिए बढ़ चढ़कर काम करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के सब प्रयासों से हमें वोट का अधिकार मिला। इस वोट के जरिए हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट के ऐसे नेताओं को चुन के जो हमारे बीच के हों, ताकत देके अपनी समस्या का हल करा सकते हैं। और अगर हम अब भी ये नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे जाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, इसी बरेली का अखबार पढ़ा मैंने कि जल भराव में सीवर से जो गंदा पानी आता है, बच्चों को उसी गंदे पानी से होके स्कूल जाना पड़ता है। ये बात भी किससे छिपी हुई नहीं, इसी बरेली की बता रहा हूं। और सरकार कहती है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे नहीं है सम्मानित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। इस विनाश के रास्ते से हटाने के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही पे मैंने पढ़ा, कबड्डी खिलाड़ी जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं, उनके पास ना सुविधाएं हैं और ना संसाधन है, ना ही प्रशिक्षण है। इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि मेडल कैसे आएगा, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मेडल कैसे आएगा। मेडल तब आएगा जब ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान होगा और उनके लिए नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे। सम्मानित साथियों, बनारस की खबर पड़ी आज सुबह, माए बहनें बैठी हैं, 2 घंटे के पैदा हुए बच्चे को और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया बिना ऑक्सीजन के कि इसको हायर सेंटर ले जाओ। वो मां, आप समझते हैं जो डिलीवरी का समय होता है वो एक मां के लिए किस तरह का समय होता है उसके शरीर के लिए, लेकिन इस सरकार में इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई है कि उस मां को बाहर निकाल दिया गया और उस दो घंटे के बच्चे की जीवन की परवाह नहीं की गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई तब करेंगे जब हम लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे। वरना
ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्यारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा का, और उसमें एक संत खुद को जो कहते हैं, हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। एक संत खुद को कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आके ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए थे। कहां गए हो, कहां गए हो, कहां गए हो? आप ये समझिए, पहले तो उनको दिखता नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से मैं, मेरी आंखें नहीं। दूसरी तरफ वो मेरठ में आके जो किसानों की धरती है, 1857 की क्रांति की धरती, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की धरती है, माता दीन वाल्मीकि जी की धरती है, जहां से पहला गदर शुरू हुआ, उस धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता भाइयों, ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ लो और उनके भाषण सुन लो। वो कहते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। वो कहते हैं सब कुछ यही रह जाना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही अगले जन्म में मिलेगा। बताओ, यही कहते हैं ना? तो आप सोचो उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे, कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे उस अपराधी ने, कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, आंखों के अधिकार से भी छीन लिया। और ऐसे आंखों जिन्होंने इतने बड़े अपराध किए, उन लोगों से भी आज जनता को ज्ञान लेना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आज सुबह ही मैंने असंवैधानिक क्रीमी लेयर जो ओबीसी समाज पे लागू की गई, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि क्रीमी लेयर खत्म की जाए या आय की सीमा जब तक खत्म ना आय की सीमा बढ़ाई जाए। हमारे अधिकारों पे डाका पड़ रहा है। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। सम्मानित साथियों, पार्लियामेंट में मैंने पुलिस के भाइयों की 8 घंटे की नौकरी हो, ड्यूटी हो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो और इनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए जोर शोर से आवाज उठाई। और जिस कमेटी में हूं, उस कमेटी होम के जरिए उनके लेटर लिख के पत्राचार करके रिपोर्ट में जो है शामिल करवाने का काम किया कि पुलिस रिफॉर्म अब होना चाहिए। महिला पुलिसकर्मियों को, पुरुष पुलिसकर्मियों को सप्ताह में अन्य कर्मचारी की तरह 1 दिन की छुट्टी का अवकाश मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ। पुलिस के भाइयों को भी देखना चाहिए कि जनता तो चाहती है कि उनके अधिकारों में अतिक्रमण ना हो और उनकी समस्याएं दूर। दोबारा बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात। कई बार मैंने देखा है 24, 48 घंटे पुलिस के भाइयों को ड्यूटी करनी पड़ती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। इसलिए पुलिस एक्ट में बदलाव का समय आ गया। पीआरडी के जवानों की जो वेतन विसंगतियां वो दूर हों, होमगार्ड भाइयों की जो वेतन विसंगतियां वो दूर हों, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की जो वेतन विसंगतियां दूर हो, इनको भी जैसे मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और मिनिमम 21,000 रुपए का मानदेय इनको मिलना चाहिए। ऐसी मांग को भी लगातार मैं पार्लियामेंट में उठाता रहा हूं और सड़कों में भी उठाता रहा। पंचायत रोजगार, ग्राम पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, सफाई कर्मचारियों ठेके संविदा पे हैं, उनको जो सबसे बुरा काम है सफाई कर्मचारी का, उनको भी
अगर काम लेना है तो सरकार को पक्की नौकरी देनी चाहिए। कम से कम 50,000 रुपए की नौकरी सफाई कर्मचारियों को देनी चाहिए और ठेके सुविधा की तमाम नौकरियों को समाप्त करना चाहिए। नौकरी हो तो पक्की हो, वरना सरकार के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि सफाई का काम का जिम्मा भी आप उठाओ, क्योंकि सफाई करेगा सफाई कर्मचारी और सरह लेंगे नेता। की बहुत अच्छा साफ सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छा शहर है। प्यारे सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछना चाहता हूं और ये भी विश्वास चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि क्या आप लोग हमारी मदद करोगे नहीं करोगे। सम्मानित साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे सर पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण सरकार बनेगी, प्रधान बनेंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर बनेंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, ब्लॉक के प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत दूर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने एक सांसद बनाया तो उसने पार्लियामेंट में जाके आपकी समस्याओं को बुझा कर रख दिया और सरकारों को मजबूर कर दिया। चाहे उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किया था, अभी प्राइमरी स्कूल कंपोजिट स्कूल के नाम पे बंद करने का, उसको आंदोलन करके सवाल खड़ा करके उसको वापस कराने का काम इसलिए किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर शिक्षा का रास्ता बंद होगा तो किसका रास्ता बंद होगा, आपको मुझे समझना चाहिए। और आप और मैं ये भी जानते हैं, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे ब्रह्मानंद लोधी जी हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, सभी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। फिर ये सरकार ठेके ज्यादा खोल रही है, स्कूल बंद कर रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार हमारे लोगों को शराबी बनाना चाहती है, नशेड़ी बनाना चाहती है, हमारे युवा को ताकतवर नहीं बनाना चाहती, शिक्षित नहीं बनाना चाहती। सम्मानित साथियों, क्या मैंने आज तक या भीमार में आजाद समाज पार्टी ने अपने काम में कभी छोड़ी? कहीं अगर आपको जरूरत पड़ी हो, आप पे जुल्म हुआ हो, आपका हाथ छोड़ा, आपके लिए तमाम तरह की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो हम लोग करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। और राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में, आपके हाथ में। आपने सबको मौका दिया, आपने सबको ताकत दी, आपने सबकी आवाज मजबूत की है। क्या आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को और ये जो मंच पे आपकी लड़ाई लड़ने वाले इतने लोग बैठे, क्या इनको ताकत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बताओ? आपकी ताकत को कमजोर करने के लिए आप देख रहे होंगे बहुत बड़े पैमाने पे अभी से धन बल का प्रयोग होने लगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ये स्वाभिमानी लोग हैं, किसान का मेरे जो लोग हैं, मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहब जी को मानने वाले लोग हैं, सरदार पटेल जी को मानने वाले लोग हैं, ये स्वाभिमानी लोग हैं। क्या कहे दुश्मन आपकी वोट को नोट से खरीद सकता है? जोर से बताओ, वोट का अधिकार हमें क्यों मिला है? वोट का अधिकार हमें गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए और स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए मिला। क्यों? बहुत गंभीर बात सुनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उनको यह एहसास था कि जिन्होंने हजारों साल हमारे उखड़े हुए जख्मों को नहीं देखा, जिन्होंने हमारे दर्द को नहीं देखा, तकलीफ को नहीं देखा, भूखे पेट को नहीं देखा, हमारे आंसुओं को नहीं देखा, वो हमें कभी मुख्य धारा में आने देंगे, कुर्सियों पर नहीं बैठने देंगे। इसलिए बाबा साहब ने लोकतंत्र में वोट की ताकत जनता के हाथ में दी। अगर हमें कुर्सी में बैठना और कुर्सी में बैठ के
काम करना है, काम करवाना है तो हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बरेली एक बहुत बड़ा मरकज, एक बहुत बड़ी शानदार जगह, ये मंडल ही अपने आप में ऐतिहासिक। कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे, कब तक ठगे जाते रहोगे? पिछड़े वर्ग के भाइयों, मुस्लिम भाइयों, गरीब दलित आदिवासी भाइयों, किसान मजदूर भाइयों, कब तक दफ्तरों में कागज लेके खड़े रहते रहोगे? आज ना आपकी मस्जिदें सेफ हैं, ना खानकाएं सेफ, ना दरगाह सेफ है, ना कब्रिस्तान सेफ है, ना आपकी जमीनें सेफ है, ना आपके कारोबार सेफ है। जब सब कुछ लूट जाएगा तो वो लूटे हुए लोगों फिर क्या करोगे? आज समय है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने सबको अजमा लिया। पिछली बार 2022 में आपने 93% वोट एक पार्टी को दिया है नहीं दिया? बताओ, क्या वो सत्ता के करीब पहुंच पाई? इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ही समीकरण है, दलित पिछड़ा मुसलमान अगर एकजुट हो जाए तो गरीबों की तरफ आंख उठाने वाला कोई आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। मेरे साथ किसानों को लाठी लगवाने वाला, किसानों की जमीन को छीनने वाला एक भी आदमी वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप लोग मन पक्का कर लो, अगर आप लोग मन पक्का कर लो और अपनी लड़ाई को जिम्मेदारी उठा के काम में लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि आपके पास ताकत होगी। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, आप अक्सर मैसेज फोन करते हैं कि भैया यहां मार दिया, यहां पीट दिया, यहां ये कर बनाओगे, इस जुल्म को कैसे खत्म कर पाओगे? बताओ, कौन कौन लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं? हाथ उठाओ, नीचे करो। अगले 5 मिनट मुझे दे दो, फोन बंद करो, साइड में रखो। अगले 5 मिनट सिर्फ गर्मी को छोड़ दो। देखो इधर देखो, बराबर की है गर्मी, ऐसा नहीं कि आपको अकेले लग रही है, बराबर की गर्मी है इधर भी। ठीक है, ठीक है। ये जो काली शर्ट वाला नालायक लड़का खड़ा है, हाँ नालायक है, लायक नहीं है। देखो मैं इसको डांट रहा हूं और ये मुझे आई लव यू बोल रहा था। बैठ जाओ। अब अगले 5 मिनट मेरी तरफ गौर से सुनो नौजवानों जो इधर खड़े, इनको भी कह रहा हूं, जो बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं। पहले अपनी बात रख देता हूं। 2013 से 2025 12 साल हो गए। कितने साल? कितने साल? 12 साल। और इन 12 सालों में जो किया है सब आपके सामने। 16 महीने जेल काटी, कभी आंसू नहीं बहा तो नहीं है कभी। दिल्ली में 2 आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, पैरों के नखून तक खींच लिए गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में 4 जगह गैप कर दिया गया। उनको लगा कि ये टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, कभी परवाह नहीं की। इससे भी पेट नहीं भरा तो 2023 में गोली चला दी, 4 गोली चलाई, तो भी आपके प्यार आशीर्वाद से बच गया। अब जितने साजिशें, जितने जोर सब लगा रहे हैं, जब तक लहू का आखिरी कतरा इस शरीर में रहेगा, गौर से सुनो, जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक आखिरी सांस रहेगी, महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष जारी रहेगा। इस बात का आपको विश्वास है। कभी आपके स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। प्यारे साथियों, मैंने तो अपनी बात दोहरा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी संगठन की शक्ति होती है उसके कार्यकर्ता, उसके नेता। क्या आप दिन का 1 घंटा 2 घंटे पार्टी को दे सकते हो? करना क्या है? घर से निकलना है,
गांव में जाना है, कस्बों में जाना है, गलियों में जाना है और अपनी बात को, अपनी विचार को, अपने संघर्ष को लोगों तक पहुंचाना और उनसे ये विश्वास उनको देना और ये विश्वास लेना है कि सबको देखा बार बार और एक मौका आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद। सबको देखा, बदले दिन, गरीबी दूर हुई, चुन जाति खत्म हुई, लुटाई पिटाई खत्म हुई। नगीना में जाके देखो, कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी मुसलमान की, किसी दल की मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता। कोई किसी गरीब व्यक्ति को झूठे मुकदमे में जेल नहीं भेज सकता। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो जनता से पहले चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता खड़े हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के नगीना के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करो। कहो धन्यवाद नगीना, नगीना की जय हो। हाथ नीचे करो। जब मैं आपकी हर बात पे पहरा देने के लिए खड़ा हूं तो आपको भी किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको भी ताकत बनाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हो नहीं करते हो? 8 घंटे घर चलाने के लिए मेहनत करते हो नहीं करते हो? तो स्वाभिमान सम्मान के लिए 2 घंटे तो रोज मेहनत किया कर। डायरी लो, बयान लो, गांव में जाओ, मीटिंग करो, अपनी बात बताओ, बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, लोगों की लड़ाई लड़ो और 1.5 साल अगर मेरे साथ मिलकर मेहनत कर ले तो सहारनपुर से लेके और मिर्जापुर तक और इधर झांसी से लेकर बागपत तक आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी होगी। मेरी बात पे आया और इसका टेलर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होगा मेरे भाइयों। कब होगा? देखो, बाबा साहब ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस सरकार में भूखे भी रह रहे हैं और अपमानित होकर भी रह रहे। ये तो डबल मार होगी नहीं होगी? तो जब तक हम इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। और जब तक ये सत्ता से नहीं जाएंगे तब तक दलित, पिछड़े, मुसलमानों को इज्जत, मान, सम्मान की जिंदगी मिलने वाली। आज कर्मचारी परेशान है, आज पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है। बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। सरकार के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं। सरकार कहती है ठेकेदारी नहीं ले रखी है। कोई भर्ती आ जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती पेपर लीक, दरोगा भर्ती घोटाला, कोई भर्ती ले आओ, सब में घोटाला। घोटाला क्यों? घोटाला इसलिए कि अपने चहीतों को, लोगों का हिस्सा काट के, गरीब नौजवानों का हिस्सा काट के, मेहनत कर नौजवानों का हिस्सा काट के उनको कुर्सियों पर बिठाना। इसलिए साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े तो आज के बाद आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेहनत अपने लिए, अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, और एक मेहनत उत्तर प्रदेश और देश में बाबा साहब अम्बेडकर के झंडे को मजबूत करने के लिए। करोगे नहीं करोगे? बताओ, दोबारा बताओ, करोगे नहीं करोगे? मैं जानता हूं, मानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हर आदमी के मन में है कि भाई के साथ एक बार फोटो बन जाए। और ये इस बात सिर्फ पुरुषों में नहीं है, सिर्फ बेटों में नहीं है, बेटियों में भी है, माओ में भी है। और जिस गांव में जाता हूं वहां की तो 80-80 साल की दादियां कहती हैं, एक फोटो मेरा भी करवा देना। और जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि इनको तो
इनको तो सही तरह से दिख भी नहीं रहा होगा। ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि पुलिस से पहले लोगों की आवाज बनके भीम आर्मी के लोगों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा किया है। हमने और कुछ कमाया हो ना कमाया हो, हमने प्यार कमाया है, विश्वास कमाया है। और वो लोग अच्छे नहीं होते जो बात नहीं मानते, जो बात मानते वही लोग अच्छे होते। हमने ये प्यार और विश्वास कमाया है, और ये प्यार विश्वास कम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नेता एसी में सोने वाला नहीं है, आपका नेता आपके बीच में रहने वाला, आपकी आवाज उठाने वाला, आपके लिए। और वो से रुक जाओ, प्रबुजन सम्मेलन खत्म होंगे तो पिछड़े वर्ग सम्मेलन शुरू होंगे, और जब पिछड़े वर्ग सम्मेलन खत्म होंगे, साथ साथ मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा। समस्या और समाधान की बात नहीं होगी। और जब वो खत्म होंगे तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आपकी गलियों में भी आपका भाई घूमता हुआ दिखाई देगा, हाथ में एक ऐसा माइक लेकर आपसे अपील करने के लिए कि एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दोगे नहीं दोगे बताओ? मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? पक्का? निराश तो नहीं करोगे? बरेली मंडल के लोगों बताओ, इस बार ताकत दोगे नहीं दोगे? जिला पंचायत सदस्य जिता के भेजोगे नहीं भेजोगे? बड़े बड़े पैसे वाले दलों के दांत खट्टे कर दोगे नहीं कर दोगे? लोगों को अपनी शक्ति का एहसास करा दोगे नहीं करा दोगे? लोगों के आंसू पोंछने में मदद करा दोगे नहीं करा दोगे? गरीबों की ताकत बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? तो अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाओ। और मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम कीजिए। बिल्कुल शांत रहिए, सावधान में खड़े हो जाइए, सावधान की मुद्रा में कैसे होते हैं सावधान? बहुत अच्छी बात है। आज संविधान की प्रस्तावना भी होगी और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, लेकिन आज तारीख क्या है? 17 सितंबर 2025 को एहतजाज द्वारा इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मवर्तित करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम मानवतावादी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को उनके
पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। हम अपने से पहले अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखेंगे। हम इस देश में समतावादी, न्यायवादी, मानवतावादी, समतामूलक समाज बनाएंगे। जय भीम।